हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है काजल। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है जो मूल्या की होती है और ये रूम उसी का होता है जहाँ चारों तरफ कैंडल जल रही होती है। तभी उस रूम में लिन नाम का व्यक्ति होता है जो एक बुक में पढ़ते-पढ़ते कुछ अजीब सी चीज़ छिपा देता है जो शीशी जैसा नज़र आता है। और वो जैसे ही छिपाता है तो पूरे कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगती है और देखते ही देखते रूम की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लिन को लगता है कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो आवाज़ भी देता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी वो टॉर्च लेकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जंगल से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो उधर जाने की कोशिश करता है। जब जाता है तो थोड़ी दूर पर उसे किसी पेड़ से खून गिरता नज़र आता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे खून की बूंदें और बढ़ती जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो और आगे पहुंचता है तो उसे एक लाश दिखती है। ये किसी और की नहीं बल्कि मूल्या की थी, यानी उसी फोटो वाले व्यक्ति की। वो उसे छूता है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो डर कर वहीं गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। इसमें आयनन मूल्या की बहुत बड़ी फैन होती है क्योंकि मूल्या ईविल शक्तियों को भगा करके बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। इसीलिए आयनन अपनी दोस्त का सर पकड़ करके एक्टिंग करती है जैसे उसमें ईविल शक्ति हो और उसकी दोस्त भी वैसे ही एक्टिंग कर रही होती है। तभी आयनन के हाथ में एक चाकू होता है और ये दोनों एक दूसरे से हंस रहे थे। तभी इनका तीसरा दोस्त याकूब आता है। वो चाकू ले लेता है और वो कहता है कि ऐसी हरकतें मत करो, ये सही नहीं है और हमें ईविल शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये दोनों लड़कियां ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और साइकिल से अपने हॉस्टल चली जाती हैं। एक्चुअल में ये हॉस्टल एक इस्लामिक स्कूल होता है। ये वहाँ जाती हैं तभी देखती हैं कि टीवी में मूल्या का ही शो आ रहा होता है। एक्चुअल में मूल्या अब लोगों के लिए गॉड बन चुका था। उन्हें लगता था कि ये गॉड का एक मैसेंजर है और मूल्या की बात माननी चाहिए। तभी हम मूल्या के शो में देखते हैं कि उसके कैंप में एक लड़की आई होती है जिसके अंदर बहुत बुरी ईविल शक्ति होती है और मूल्या उन ईविल शक्तियों को निकाल रहा होता है। लेकिन मूल्या जैसे ही एक्टिंग कर रहा होता है, आयन भी सेम वैसे ही हाथ उठा करके एक्टिंग कर रही होती है, यानी कि मूल्या की। तभी सर आते हैं और वो आयन से कहते हैं कि तुम जाकर नमाज करो, यानी कि तुम गॉड से प्रे करो कि वो हमारी रक्षा करें। लेकिन आयन कहती है कि अभी मैं शो देख रही हूँ और शो देखने के बाद ही मैं गॉड से जाकर प्रे करूँगी, अभी नहीं। इस तरीके से उसके सर उसको समझाते हैं लेकिन उसे समझ नहीं आता और वो बैठकर शो देखा करती है। सीन शिफ्ट होता है, हम मूल्या को देखते हैं जहाँ मूल्या के घर के बाहर एक आदमी और उसकी छोटी बच्ची बैठी होती हैं। वो बच्ची और उसका पिता बहुत गरीब होते हैं लेकिन उसका पिता कहता है तुम चिंता न करो, अभी हम बहुत अमीर होने वाले हैं। इस तरीके से मूल्या उसे अंदर बुलाता है। जब वो अंदर जाता है तब तक मूल्या समझ जाता है वो किस लिए आया है। तभी वो उस व्यक्ति का हाथ उठा करके बॉक्स पर रखता है जिसके अंदर वो एक अजीब सा नुकीला चीज़ कुछ घुसा देता है। उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है और जैसे ही वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, मूल्या फिर से उसका हाथ खींचकर बॉक्स पर रख देता है और कुछ छिड़कता है। तभी मूल्या कहता है कि तुम इस बॉक्स को खोलो और जैसे ही वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर पैसे भरे पड़े थे। तभी वो आदमी मूल्या से कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए। तभी मूल्या कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। हमें देखने से लगता है कि वो आदमी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो जाता है। तभी इधर जो उसकी बेटी होती है वो नमाज पढ़ने के लिए वजू करने जाती है। तभी कोई उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है जो सारे टैब्स खोल देता है और वो टैब बंद करने आती है। लेकिन किसी तरीके से वो नमाज पढ़ने चली जाती है और नमाज पढ़ रही होती तभी उसके पीछे अजीब सी एक चीज़ दिखाई देती है और थोड़ी देर में वो एकदम उसके पीछे आ जाती है और यहाँ से वो गायब हो जाती है। तभी हम रात के समय आयनन और रिन को देख पाते हैं जो मार्केट से वापस आ रहे थे। तभी रिन को याद आता है कि वो कुछ सामान तो मार्केट में ही भूल आई, इसीलिए वो दौड़ते हुए वापस मार्केट चली जाती है। तभी हम आयनन को देखते हैं जो जंगल में किसी को देखती है जो मूल्या था। मूल्या आता है और आयनन से कहता है कि तुम बहुत जल्द मेरे जैसी बन जाओगी और ये कहते ही उसके हाथ में जो चाकू होता है उससे अपना गला काट देता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है। वहीं आनंद चिल्लाती चीखती और वहीं पर गिर जाती है। रीना आती है, उसे संभालती है और हॉस्टल लेकर आती है। तभी ये जब दोनों हॉस्टल आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मूल्या मारा गया है। पर उससे बड़ा झटका तो आयनन को तब लगता है जब ये पता चला कि मूल्या कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता है और मूल्या ने खुद अपनी बेटी को यहाँ भेजा था ताकि वो अच्छे से यहाँ रह सके। साथ में टीचर ये भी बताते हैं कि उसकी असली माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो मूल्या के साथ रहे। अब उसे अपने टीचर, जिनका नाम उवा होता है, जो उनके पिता जैसे होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाती है कि आपने इतने दिनों से मुझसे सच क्यों छिपाया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो मूल्या के फ्यूनरल पर ज़रूर जाएगी। उवा भी उसे
अब नहीं रोकता और उवा उसकी माँ का कुछ चीज़ें देकर उसे जाने के लिए कहता है। वो अपने सभी सामान को लेकर देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सुबह होते ही वो, रिन और बाहोश साथ में फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं। सभी हैरान थे कि कोई बाप अपनी बेटी से इतने दिन कैसे दूर रह सकता है। तो आयरन कहती है कि मुझे लगा कि मैं अनाथ हूँ, खैर अब क्या, अब तो मैं सच में अनाथ हो गई हूँ। तभी आयरन को लगता है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। तभी उसे रास्ते में कोई चीज़ अजीब सी खड़ी दिखाई देती है। फिर उसे ये वहम लगने लगता है क्योंकि रिन और बाहोश को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही थी। सॉरी दोस्तों कहानी के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। खैर थोड़ी देर के सफ़र के बाद ये लोग फ्यूनरल पर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे आनंद वहां पहुंचती है तभी वो लड़का जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था वो आनंद के पास आता है और आनंद को शायद पहचान जाता है। लिन आनंद से कहता है कि तुम मूलिया को देख सकती हो, चाहो तो नहला भी सकती हो। तो ये बात रिन और बाहुश को थोड़ी अजीब लगती है कि लड़कियां तो लड़कों को नहीं नहलाती हैं। बाहुश कहता है कि शायद ये इस गांव का कोई रिचुअल हो। आनंद मूलिया के पास जाती है और देखती है कि मूलिया के शरीर पर अजीब जैसे निशान हैं और उसका जो गला था वो सिला हुआ था, यानी कि ये वैसा ही था जैसे उसके विज़न में दिखाई दिया था कि उसका गला उसके धड़ से अलग हो गया है। खैर वो मूलिया को नहलाती है। फिर मूलिया को तैयार करने के बाद आनंद देखती है कि पूरा गांव मूलिया के लिए अजीब सा रो रहा है। मूलिया का शरीर भी काला पड़ चुका है और उसे दफना दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन मूलिया के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा है बल्कि कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा है। खैर मूलिया को दफना कर सभी घर आ जाते हैं, जहाँ पर लिन आनंद से कहता है कि मूलिया ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। तभी रिन और बाहुश जब साथ जाने लगे तो लिन ने उन्हें रोक दिया। तभी यहाँ रेजिन नाम की लड़की आई जो प्रेग्नेंट थी। ये कोई और नहीं बल्कि मूलिया की तीसरी पत्नी थी। तभी आनंद कहती है रेजिन से कि क्या हमारे दोस्त आज यहाँ रुक सकते हैं। तो रेजिन हाँ कर देती है पर कहती है कि जल्दी यहाँ से चले जाना। पर तभी रिन और बाहुश बात करते हैं कि शायद आनंद को मूलिया की पावर मिलने वाली है। तो रेजिन सुन लेती है और कहती है मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, साथ में आनंद को भी लेकर जाओ। खैर सीन शिफ्ट होता है लिन और आनंद को दिखाते हुए, जहाँ हम देखते हैं कि आनंद लिन से पूछती है कि मेरे पिता को किसने मारा, वो भी इतनी बेदर्दी से कि उनका गला ही रेत दिया गया। लिन वहां से चला जाता है। तभी आनंद वहां पर एक शैडो देखती है पर्दे के पीछे। जब वह पर्दा उठाने जाती है तो वहां पर कोई शैडो नहीं था। तभी हम देखते हैं कि आनंद पीछे मुड़ जाती है और उसके पीछे पर्दे में वही शैतान था जो उसे रास्ते में आते वक्त दिखाई दिया था और वो उसे एक जोरदार धक्का देता है। आनंद जमीन पर गिर जाती है और लेकिन खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी लिन आता है वहाँ पर और हम देखते हैं कि आनंद ने खुद को संभाल लिया होता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तो लिन उसके लिए एक किताब ले आया था। लिन कहता है कि तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो आज रात तुम मेरे साथ एक जगह चलो जहां तुम समझ जाओगी कि तुम्हारे पिता कैसे हैं, क्योंकि मूलिया भी यही चाहते थे कि तुम उनकी तरह लोगों के काम आओ। खैर सुबह दिखाया जाता है कि बाहुश एक मस्जिद जाता है जो मस्जिद बहुत ही वीरान थी और टूटी फूटी थी, जैसे यहाँ कभी कोई नमाज पढ़ने आता ही ना हो। खैर बाहुश अंदर जाता है और माइक पर नमाज पढ़ता है। तभी लिन वहाँ दौड़ता हुआ आता है और उसे रोकता है, कहता है कि तुम माइक पे नमाज मत पढ़ो, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम ऐसे पढ़ सकते हो। बाहुश को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता और वो नमाज पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो नमाज पढ़ता है तो उसके पास ही मूलिया का कटा हुआ सिर आ जाता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप अपनी प्रेयर कंप्लीट करता है। उसके बाद जब वो सर उठाता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और जैसे अंधेरा सा हो गया है। तभी बाहुश देखता है कि मैं जिधर नमाज पढ़ने के लिए बैठा था मैं उधर से उठा ही नहीं हूँ और पूरी जगह ही पलट गई है। वो बहुत डर जाता है और रिन के पास जाता है। रिन से कहता है कि यहाँ सब अजीब चीज़ें हो रही हैं और जैसे इस गांव में कभी कोई नमाज पढ़ता ही ना हो, कोई प्रेयर करता ही ना हो। रिन को भी थोड़ा अजीब लगता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो यहाँ मस्जिद बनाई क्यों गई है। तभी बाहुश कहता है कि जिस गांव में या जहाँ पर ईवल शक्तियों का कब्जा हो जाता है वहाँ पर कोई प्रेयर नहीं करता है। हम देखते हैं कि रिन अपने नल कट कर रही होती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है और वो आनंद को बताने लगती है, लेकिन आनंद ऐसे बात कर रही थी जैसे वो मूलिया हो। तभी आनंद कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा और ऐसा कहते ही हम बाहर देखते हैं
कि बाहोश आनन के कमरे के बाहर ही होता है और तभी वहाँ आनन आ जाती है। इसका मतलब अगर आनन यहाँ है तो अंदर कौन है? वो दोनों रिन के बारे में पूछते हैं जिन्हें उन्होंने काफ़ी देर से नहीं देखा था। तभी वो आनन के कमरे में जाते हैं और रिन अचानक से उठ जाती है और उसे अजीब लगता है कि अगर आनन यहाँ है तो मैं अभी तक किससे बात कर रही थी, और ये दोनों चीज़ें इनको बहुत अजीब लगती हैं। लेकिन तभी इसका मतलब वो आयरन नहीं बल्कि शैतान थी। तभी हम देखते हैं कि रिन ने अपना कैमरा वहाँ चालू कर रखा था। कैमरे में देखती है कि वो अकेले ही बात कर रही थी, वहाँ आयरन नहीं थी। तभी ये दोनों बात करते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें लगता है कि आज हमें हॉस्टल की तरफ निकल जाना चाहिए, अब हमें यहाँ नहीं रुकना है। तभी हम देखते हैं कि आनंद कहती है कि नहीं, मुझे अपने पिता के बारे में सब कुछ जानना है और मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी बाहोश आनंद की बुक लेने लगता है, लेकिन आनंद उसे बुक नहीं देती है और वो अपने पास रखकर गुस्से से वहाँ चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर को जिसका नाम होता है रहमत। वो आनंद की दूसरी मॉम का बेटा है जो अपनी तीसरी मॉम के साथ रहता है। वो कहता है कि आनंद यहाँ क्यों आई है, उसे नहीं आना चाहिए था। रेजिन भी कुछ समझ नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि रेजिन सो रही थी, उसकी चादर अचानक से उठती है और तभी वो जब लाइट खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा चादर के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है। तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुलिया इसी कमरे में घूम रहा है। जब रेजिन थोड़ा सा चादर उठाकर देखती है तो ऐसा सच लगता है और वो देखती है कि अरे मुलिया तो इसी कमरे में घूम रहा है। तभी जब रेजिन अपने बेटे को देखती है तो वो तो फिर से वही शैतान में बदल जाता है और हम देखते हैं कि रेजिन का ये सपना था और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन आनंद को मुलिया की जगह लेकर आया था। वो वहाँ आता है और आनंद से कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम मुलिया की जिम्मेदारी समझो, और तभी वो एक चाकू को गर्म करता है और आनंद के हाथ पैर में स्टेप कर देता है। आनंद बहुत चीखती चिल्लाती है। तभी आनंद को विजन आते हैं जहाँ रहमत किसी की लाश पर रो रहा था और हम देखते हैं कि लिन के सामने ही एक अजीब सा शैतान आता है और आनंद के बॉडी से निकले खून को चाटने लगता है। तभी हम देखते हैं रहमत को जो अपने कमरे में सो रहा होता है और अचानक से उसका रेडियो बजना स्टार्ट हो जाता है। वो उस रेडियो को बंद करता है और उठकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि रहमत के घर के बाहर जो आयरन होती है वो चल रही होती है, जिसके पीछे लिन अजीब सा पानी छिड़क रहा होता है। वो रहमत को देखकर अजीब सी क्रीपी स्माइल करती है। रहमत बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि पूरा गांव अब आनंद के पीछे चल रहा होता है जैसे मुलिया के पीछे चलता था। रहमत आता है बाहोश के पास और बताता है कि आनंद खतरे में है, उसे यहाँ से ले जाओ। वो बाहोश कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी रहमत कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें अजान पढ़नी आती है? तो बाहोश कहता है कि हाँ, मैं अजान पढ़ लेता हूँ। तो रहमत कहता है कि ठीक है, तुम अजान पढ़ो, तुम समझ जाओगी कि क्या हो रहा है। तभी जो है बाहोश मस्जिद जाता है और अजान ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि पूरे गांव के लोग अजीब से चीख चिल्ला रहे थे, सबके कान से मुंह से खून आ रहा होता है। इधर जो है जो आनंद थी वो भी चिल्ला रही होती, उसके भी खून निकलने लगता है। तभी शीशे में जो शैतान था वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इधर जो है बाहोश के भी गले में दर्द होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आनंद, लिन और जो है बाहोश एक साथ उसी मस्जिद में आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आनंद बहुत डरी हुई थी और कहती है कि हमें लगता है कि यहाँ ईविल शक्तियों का कब्जा है और हमें अब यहाँ नमाज पढ़नी होती है। बाहोश भी इस पर हामी भरता है और ये लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। जब ये नमाज पढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि जो रिन होती है वो बैठकर इन लोगों की रखवाली करती है और वो बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रहमत होता है वो इन लोगों पर नज़र रखे हुए था, वो इन लोगों को देख रहा होता है। तभी बाहोश पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है आनंद तो छत पर चढ़ रही है और वो अजीब से किसी के पोजेस हो चुकी है, यानी कि वो किसी के कब्जे में है और उसके दांत अजीब से काले हो चुके हैं। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आनंद सीधे रहमत पर अटैक कर देती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो इतनी तेजी से गला पकड़ती है कि कोई उसे छुड़ा ही नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि रेजिन आती है और वो आनंद को धक्का दे देती है। तभी आनंद को होश आ जाता है, लेकिन आनंद को कुछ याद ही नहीं था कि उसने किया क्या है। तभी सुबह होती है और हम देखते हैं कि लिन वहाँ आता है और इन लोगों को बहुत डांटता है। वो
कहता है कि अगर तुम हमारे गांव के रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों के कारण हमारे गांव के लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि आयनन रेजिन से पूछती है कि यहाँ सब क्या हो रहा है। तभी रहमत कहता है कि हमारे डैड अच्छे इंसान नहीं थे, वो इविल शक्तियों के प्रयोग से लोगों की हेल्प करते थे और इसके लिए वो कई सेक्रीफाइस भी करवाते थे। यहाँ तक आयनन को ये पता चल जाता है कि रहमत रेजिन का बेटा नहीं है, बल्कि वो दूसरी मॉम का बेटा है। और ये भी कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया था, जिसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। आयनन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच है और कौन झूठ, और उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। खैर, हम देखते हैं कि बाहोश और रिन वापस हॉस्टल जा रहे होते हैं। वो आयनन से भी कहते हैं साथ चलने के लिए, पर आयनन मना कर देती है और कहती है कि हम साथ नहीं चलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि ये सब रहमत के कमरे में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिन कहती है कि जो भी लोग मूलिया से इलाज कराते थे वो कभी भी इबादत क्यों नहीं कर पाते थे। इधर रहमत ने भी मूलिया के खिलाफ कई कागज रखे थे जिसमें मूलिया की बहुत सारी जानकारी रखी थी। तभी रहमत ये भी कहता है कि जब से मेरे डैड ने ये काम शुरू किया तब से इस गांव के लोग कोई काम नहीं करते थे। वो पैसे लेने के लिए, इलाज कराने के लिए मेरे डैड के पास ही आते थे। तभी रहमत उन्हें उसी रूम में ले जाता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये लोग उस रूम में सब कुछ ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक चाबी मिलती है। रहमत उस चाबी से एक दरवाज़ा खोल देता है और बाहोश और रिन उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, लेकिन रहमत अंदर नहीं आता है क्योंकि वो जीना नहीं चल सकता था। तभी हम देखते हैं कि रिन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है और बाहोश अंदर जा रहा होता है। रिन भी पीछे पीछे जाती है। तभी उसे मूलिया की एक तस्वीर मिलती है जिसमें तस्वीर लगी हुई थी, और तभी जब रिन आगे बढ़ती है तो वो तस्वीर के मोती सारे गिर कर इनके पैर के पास आ जाते हैं। ये उसे रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्डिंग में तभी वो देखती हैं कि एक सफ़ेद कलर का कोई साया खड़ा है और वो थोड़ी देर में रिन पर ही अटैक कर देता है। रिन बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है और चीखने लगती है। तभी बाहोश आता है, उसे संभाल लेता है और उसे एक दूसरे दरवाजे के पास लेके जाता है, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि रिन अपने बालों से हेयर पिन निकाल करके बाहोश को दे देती है। बाहोश उसका दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है चारों तरफ से अजीब से काले हाथ आ जाते हैं जो इन दोनों को पकड़ने लगते हैं। तभी ये गिर जाते हैं दोनों और ये देखते हैं कि ये एक जाल में फंस चुके हैं और ये किसी तरीके से वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं और ये दोनों अंदर ही फंसे रह जाते हैं। तभी रिन का कैमरा भी वहीं गिर जाता है और इनके आसपास बहुत सारी लाशें थी जो इनका सजदा कर रही थी। तभी ये किसी तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो ये नमाज़ पढ़ने लगते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है और ये बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयनन अजीब तरीके से पूरे गांव में घूम रही होती है, वो भी खुले बालों में। सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। तभी पूरा गांव उसी के पास आकर सजदा करने लगता है, उसकी मिन्नतें करता है। तभी रहमत भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ की स्थिति अब बहुत ख़राब हो रही है। तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि पूरा गाँव अब जो है आयनन के सामने खड़ा था। वो सब कह रहे थे कि हमें ठीक करो। तभी हम देखते हैं बाहोश आता है और वो जो है आयनन को अपनी जैकेट उठा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गांव वाले बाहोश को रोक रहे होते हैं ऐसा करने से। तभी हम देखते हैं कि जो आयनन होती है वो बाहोश को उठाकर फेंक देती है और बाहोश और रिन सोचने लगते हैं कि किस तरीके से हम आयनन को बचाएं। तभी ये दोनों रहमत के पास जाते हैं और देखते हैं कि रहमत तो घर छोड़कर चला गया है और उसकी माँ भी। तभी हम आयनन को देखते हैं जो पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी और उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वही शैतान का रूप है। और हम देखते हैं कि वो एक विज़न देखती है जिसमें हम मूलिया की सच्चाई देख पाते हैं कि मूलिया कैसी काली शक्तियों का प्रयोग कर लोगों को ठीक करता था। तभी ये बात रेजिन को पता चल जाती है और रेजिन यहाँ आती है और कहती है कि ये गलत है और मैं इसे नहीं करने दूंगी, और अगर ऐसा तुम करोगे तो इस बच्चे को मैं कभी जन्म नहीं दूंगी। क्योंकि रेजिन को पता था कि जैसे ये बच्चा हो जाएगा मूलिया उसे मार देगा और ये बच्चा भी नॉर्मल पैदा नहीं होगा, वो किसी न किसी श्राप का शिकार होगा। तभी मूलिया रेजिन पर अटैक कर देता है और वो रेजिन को मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जब वो उसे मार रहा होता है उसी टाइम रहमत आता है और वो एक चाकू से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यानी कि रहमत ही वो था जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए मूलिया को मार दिया था। तभी ये दोनों खेत में मूलिया की लाश ले जाकर एक पेड़ के पास रख देते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब ये बात आयनन को पता चल चुकी थी कि मूलिया की मौत उसका कारण रहमत है। तभी हम देखते हैं कि सारे गाँव के लोग आ करके आयनन के सामने सजदा करते हैं जैसे वो मूलिया हो। तभी आयनन अचानक से वहाँ से भाग जाती है और वो सीधे रहमत पर जाकर अटैक कर देती है जंगल में।
तभी हम देख पाते हैं वो अटैक करने वाली ही होती है, रेजिन आती है और उसको मारने लगती है और इसी तरीके से आयनन गिर जाती है। तभी आयनन एक चाकू लेकर हमला करने वाली होती है रहमत पर, तभी रेजिन जो है आयनन के पैर में कुछ घुसा देती है और रहमत तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आयनन रेजिन को पकड़ लेती है और रहमत भागकर बाहोश के पास जाता है और बाहोश से हेल्प मांगता है अपनी माँ को बचाने के लिए। तभी ये दोनों उसी जगह पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों नहीं थे, ना आयनन और ना ही रेजिन। तभी रहमत उसे वही रूम में ले आता है और कहता है कि यहाँ शायद कोई उपाय मिल जाए। तभी वो बुक में देखते हैं कि अगर ईवल शक्तियों को कोई मार सकता है तो उसका सगा खून मार सकता है। शायद यही एक कारण था कि मुलिया को सिर्फ रहमत ही मार पाया था, लेकिन अगर आयनन को कोई मारेगा तो आयनन भी मर जाएगी और हो सकता है आयनन के बनने के बाद सारी ईवल शक्तियाँ रहमत में आ जाए। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं लग रहा था और हम देखते हैं कि लिन उन्हें एक दूसरा उपाय बताती है। वो कहती है कि अब हमें यहाँ पर बैठकर प्रेयर करनी होगी और पूरे गांव को भी तैयार करना होगा। तभी रहमत कहता है कि ये गांव वाले कभी नहीं राजी होंगे, इसलिए तीनों बैठकर वहाँ प्रेयर करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर आयनन आ जाती है रेजिन को खींचते हुए और सारा गांव उसके पीछे था जो बहुत डरे हुए थे। आयनन कहती है कि रहमत बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को यहीं पर मार दूंगी। रहमत बहुत ज़्यादा डर जाता है और चीखते हुए बाहर आता है, कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से वो कहता है और मूलिया के बारे में बताने लगता है पूरे गाँव को कि मूलिया काली शक्तियों का प्रयोग करता था। वो जब भी किसी को ठीक करता या जब भी किसी को पैसे देता था तो उसके बदले में वो सेक्रीफाइस मांगता था जो वो शैतान के लिए था, और ये शैतान कोई और नहीं बल्कि मूलिया के अंदर ही था और वही शैतान अब आयनन के अंदर है। वो गांव वालों को समझाता है और अगर मेरा पिता इतना ही अच्छा था तो उसने कभी मेरा इलाज क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तभी हम देखते हैं आयनन रहमत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रेजिन एक चाकू उठाकर उसके पैर में घुसा देती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि पूरा गांव उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि वो सबको छुड़ाकर एक पत्थर उठाती है और रेजिन के सर पर कई बार मारती है। रेजिन वहीं पर मारी जाती है। अब गांव वालों को भी रहमत की बात पर यकीन हो जाता है और वो सभी आयनन को पकड़कर एक पेड़ में बांध देते हैं। तभी लिन वहां दौड़ता हुआ आता है और हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान तो लिन का ही था। बात ये थी कि लिन की जो बेटी थी उसको इलाज की ज़रूरत थी और इलाज करने से पहले ही मूलिया मारा गया था, इसलिए उसे पता था कि मूलिया की पावर्स उसका सगा ही कोई ले सकता है। इसलिए मूलिया की मौत की खबर पूरी जगह पर फैला दी थी और जब आयनन आई तो उसी के हाथों मूलिया को नहलाया, उसी के हाथों सारी क्रियाक्रम कराए ताकि उसकी शक्तियाँ उसमें आ सकें। और रेजिन को ये सारी बातें पता थी, इसलिए शुरू से ही रेजिन इन लोगों से कह रही थी कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन कोई भी रेजिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी हम देखते हैं कि आयनन अपनी शक्तियों से लिन को हवा में उठा देती है और थोड़ी देर में वो ज़मीन पर पड़ा होता है जिसके ऊपर एक लोहे की चीज़ लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। सारा गांव डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि आनंद चीख चीख कर कहती है कि तुम सभी लोगों को सेक्रीफाइस होना होगा। तभी बाहोश गॉड से प्रे करने लगता है रक्षा के लिए। तभी हम देखते हैं आनंद उसे रोकने वाली होती है अपनी शक्तियों से, लेकिन वो रुकता नहीं, वो प्रे करता रहता है। आनंद बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन, खैर, रहमत और बाहोश पूरे गांव वाले को मूलिया के स्टोर रूम में लेके जाते हैं जहां पर बहुत सारी उल्टी लाशें टंगी हुई होती हैं जिनकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। ये उन्हीं के अपनों की थी। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन आनंद पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन ये क्या, आनंद तो अचानक से गायब हो गई और गायब होकर सीधे स्टोर रूम में वही पहुंच जाती है जहां गांव वाले थे। और हम देखते हैं जितनी लाशें होती हैं वो आनंद का सजदा करने लगती हैं। उसके बाद आनंद पूरे गांव वालों को अपनी शक्तियों से मजबूर कर देती है अपना सजदा करवाने के लिए और सभी घुटनों के बल बैठ कर उसका सजदा करते हैं। हम देखते हैं कि बाहोश भी इस पर मजबूर हो जाता है और वो भी घुटने के बल बैठ जाता है, लेकिन वो लगातार गॉड से प्रे कर रहा होता है आनंद को बचाने के लिए। तभी जो बाहोश था वो गांव वाले से कहता है कि तुम लोग भी गॉड से प्रे करो और सभी नमाज पढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आनंद का शरीर होता है वो अचानक से गिर जाता है और उसके शरीर हिलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसके शरीर से ईविल शक्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं और वो ठीक हो जाती है। तभी हम देखते हैं सारा गांव इकट्ठा होता है मस्जिद में साफ सुथरे कपड़े पहनकर। अब वो सभी तय करते हैं कि वो रोज़ नमाज करेंगे और नमाज पढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रिन के हाथ में जो तस्वीर होती है वो टूट कर गिरती है, उसकी मोती आनंद के
के पास चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि आयनन को अभी भी मजबूर किया जा रहा है ईविल शक्तियों को पकड़ने के लिए, यानी कि आयन अभी भी ईविल बनी रहे, ये सभी ईविल्स चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आयनन अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि वो हमेशा से गॉड में विश्वास रखती थी, वो हमेशा से गॉड से प्रे करती थी, इसीलिए वो अपने आप को बचा लेती है और फिर से नमाज करना स्टार्ट कर देती है। खैर आयनन ठीक हो जाती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर गाँव वाले मिलकर रेजिन की डेड बॉडी को दफना देते हैं और पूरा गांव सुरक्षित हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जितनी भी कब्र में बॉडी थी जो उनके अपनों की थी, जो सेक्रीफाइस में मारी गई थी, उनको भी दफना दिया जाता है। तभी तभी आयनन के हॉस्टल वाले उआ डैड आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वो हमारे साथ चल सकती हैं। तो आयनन कहती है कि नहीं, अब मैं यहीं रहकर अपने भाई का ख्याल रखूंगी। तभी हम बाहोश को देखते हैं। बाहोश उसी बुक को जिसमें ये सारे तंत्र लिखे हुए थे वो उन्हें उआ को देते हैं और कहते हैं कि इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वह ऐसा करने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी हम देखते हैं रहमत उआ को थैंक यू बोलता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इतने दिनों से, और तभी लिन और उआ वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू कहानी का जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।